हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था, जियो केमिकल साइकिल्स जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ में हमको समझने की ज़रूरत है, इसलिए हमने इसको नेक्स्ट लेक्चर में रख दिया था कंटिन्यूएशन के लिए। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं जियो केमिकल साइकिल्स। पहले समझने की कोशिश करेंगे क्या एग्जैक्टली जियो केमिकल साइकिल्स है। जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों अर्थ में, जितने भी लिविंग बींग्स है अर्थ में, वो टाइम एंड अगेन बच्चों क्या होते जाते हैं, टाइम एंड अगेन वो जो है वो रिसाइकल होते जाते हैं। ऑल एलिमेंट्स इन द अर्थ आर रिसाइकल्ड टाइम एंड अगेन। द मेजर एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, तो कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स दैट मेकअप ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो कि मिलाकर क्या बनते हैं, ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल रेफर टू द फ्लो ऑफ सच केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वो बताता है ये जो केमिकल एलिमेंट्स है और जो कंपाउंड्स होते हैं बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, इनका जो फ्लो चलते रहता है बच्चों, वो क्या है, हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है। केमिकल्स टेकन इन बाय ऑर्गेनिजम्स आर पास थ्रू द फूड चेन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कई सारे फूड चेन देखे हैं, तो केमिकल्स क्या होते हैं, टेकन इन बाय दी ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म ने एक केमिकल को लिया और जब उसने कंज्यूम किया तो फूड चेन के थ्रू वो क्या होते गया बच्चों, पास होते गया, एंड कम बैक्स टू द सॉइल, एयर एंड वाटर थ्रू मैकेनिज्म सच एज रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड डिकम्पोजिशन। तो क्या होता है बच्चों, ये जो मैकेनिज्म चलते रहता है जिसके थ्रू क्या होता है, फूड चेन के थ्रू वापस से वो चीज़, वो एनर्जी जो है वो सॉइल में आती है, एयर में आती है, पानी में आ जाती है, प्लांट्स में वापस आ जाती है, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस चलता है। रेस्पिरेशन मतलब जो हम सांस लेते हैं वो रेस्पिरेशन होता है, जो हम सांस लेते हैं। उसके बाद जो हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी से वेस्ट जो है वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो वेस्ट निकल जाता है, वो हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन बेसिकली जब वो चीज़ें पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा बायोजियोकेमिकल जो है वो काम करता है। एज एन एलिमेंट मूव्स थ्रू दिस साइकिल, जैसे ही एक एलिमेंट इस साइकिल से मूव करके आगे बढ़ता है, इट ऑफन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू क्या होता है बच्चों, ये जो कंपाउंड्स है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ में जाकर क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इन लिविंग टिश्यूज एंड ऑफ नेचुरल रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, तो इसमें जाके वो क्या होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। Such cyclic exchange of material between living organisms and non-living environment is called biogeochemical cycle। तो ये जो साइक्लिक एक्सचेंज होता है, जो साइकिल फॉर्म में एक्सचेंज हो रही है एलिमेंट्स, केमिकल्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्योंकि जब ये घूम रही है एनवायरनमेंट में तो इसका इम्पैक्ट जो है वो भी क्या हो रहा है बच्चों, क्रिएट हो रहा है अदर एलिमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हमारे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। बच्चों ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है, जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशन, रिवर्स, लेक्स एंड ट्रांसपायरिंग प्लांट्स। तो बेसिकली इवेपोरेट होता है वाटर, इवेपोरेट होकर जाकर फिर से जमा हो जाता है एटमॉस्फेयर में। अब ये जो है वो कूल और कंडेंस होकर क्लाउड को फॉर्म करता है। क्लाउड फॉर्म होने के बाद में क्या होता है, जब बारिश आती है तो वापस से वो पानी ज़मीन को मिलता है, फिर से ज़मीन को मिलता है, प्लांट्स को मिलता है, फिर जाकर एक साथ इवेपोरेट होता है, फिर जाकर उसके बादल बनते हैं, फिर वो क्या होता है, वाटरफॉल, रेनफॉल होता है। अ पार्ट ऑफ रेन सीप्स डाउन टू कलेक्ट एज ग्राउंड वाटर। अब ये जो रेनफॉल होता है बच्चों, उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर, पोरस रॉक्स जो है होते हैं, उसके अंदर कुछ पानी जो है वो रॉक्स में जमा होता है और दूसरा जो पानी है वो बह जाता है नदी और झरनों में, जो है वो बह जाता है, लेक्स एंड सीज में बह जाता है। इट इज़ वंस अगेन इवेपोरेटेड बाय सोलार हीट टू बिगिन अनदर साइकिल। और सोलार हीट विद द हेल्प ऑफ सन क्या होता है, वापस से ये इवेपोरेशन प्रोसेस चालू होता है। चलो स्कूल की कुछ यादें ताज़ा कर ले बच्चों, हम एक बार अपना वाटर साइकिल जो है वो देख लेते हैं कैसा होता है हमारा वाटर साइकिल। तो ये है बच्चों हमारा वाटर साइकिल, जहाँ पर क्लाउड्स जब फॉर्म होते हैं तो क्लाउड्स फॉर्म हो जाने के बाद में क्या होती है बच्चों,
बारिश होती है। जब ये बारिश होती है, ये पानी जाकर कहीं पर जमा होता है। जमा होने के बाद ये सूरज की तरफ से क्या होता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के बाद फिर से बादलों में जाता है, फिर बादलों में पानी जमा होता है। तो बेसिकली ये साइकिल चलते रहती है बच्चों। तो वो क्या होता है, हमारा वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी इसको बोला जाता है। हाइड्रोलॉजिकल जो कि हमारा वाटर साइकिल होता है। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है हमारा कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल क्या होता है, कार्बन जो है ये एनवायरनमेंट में बच्चों सबसे पहले तो आता कैसा है, कैसे आता है कार्बन एनवायरनमेंट में। कार्बन एंटर्स इनटू द लिविंग वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड through the process of photosynthesis as carbohydrates। जब प्लांट अपना खाना प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उनको फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत होती है जो उनको सन से मिलता है। तो वो ही जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उसी में कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू लिविंग वर्ल्ड में कार्बन भी क्या करता है, एंटर करता है। These organic compounds जिसको हम खाना बोलते हैं are then passed from the producer to the consumer। अब ये जो खाना है ये प्रोड्यूसर के पास से कहाँ जाता है, कंज्यूमर के पास जाते हैं। कौन से कंज्यूमर्स के टाइप थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इनके पास पास ऑन हो जाता है। तो जब ये सारे पास ऑन होते हैं तो कार्बन भी पास ऑन हो जाता है। दिस कार्बन इज फाइनली रिटर्न टू द सराउंडिंग मीडियम बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये जो कार्बन है ये वापस से कहाँ चले जाता है, एनवायरनमेंट में कैसे जाता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। कैसे है बच्चों, हम ब्रीद इन क्या करते हैं, ऑक्सीजन, और ब्रीद आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द डिकम्पोजर्स। जो डिकम्पोजर्स होते हैं, कौन होते हैं बच्चों हमारे डिकम्पोजर्स, जो बैक्टीरिया है, जो फंगाई है, ये क्या करते हैं, प्लांट्स को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। एनिमल्स की डेड बॉडी हो गई, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो वापस से ये चीज़ किधर लौट जाती है, मिट्टी में पहुंच जाती है। कार्बन इज ऑल्सो रिसाइकल्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के टाइम पर भी क्या होता है, कार्बन जो है वो रिसाइकल होकर वापस एनवायरनमेंट में आता है। द कार्बन साइकिल इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल। कार्बन साइकिल जो है वो दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, साइकिल है। एंड इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट ऑफ केमिकल कार्बन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इनटू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देन बैक टू द एनवायरनमेंट। तो जिसका मूवमेंट कैसा होता है, केमिकल जो है, केमिकली प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, एनवायरनमेंट में आता है। एनवायरनमेंट में आता है, फिर जैसे जैसे प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर का कंजम्पशन होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस, डिकम्पोजर्स के थ्रू क्या होता है, एनवायरनमेंट में क्या होता है, कार्बन जो है वो घूमते रहता है। अब बच्चों देखते हैं हम हमारा कार्बन साइकिल। तो ये है हमारा कार्बन साइकिल। प्लांट के रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है। तो ये हमारा प्रोसेस है। एनिमल के रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्लांट जो है उसके रूट के रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। कार्बन के मिनरल्स जो है वो मिट्टी में, ग्राउंड में फॉर्म होते हैं। डीके ऑर्गेनिजम्स फिर से प्लांट की तरफ कार्बन को पहुंचाता है, जो बनता है CO2। फोटोसिंथेसिस का जो हमारा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए कार्बन जो है वो लिविंग वर्ल्ड में वापस आता है। तो इस तरीके से हमारी बच्चों कार्बन साइकिल जो है वो क्या होती है, चलते जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो बच्चों नाइट्रोजन साइकिल पे है। तो नाइट्रोजन साइकिल से नाइट्रोजन कैसे सर्क्यूलेट होता है, इट रीचेस द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट में कैसे आता है, एज वेस्ट इन डेड बॉडीज। डेड बॉडीज के जो वेस्ट होते हैं उसके थ्रू क्या होता है बच्चों, हमारा नाइट्रोजन जो है वो सर्क्यूलेट होता है। व्हेन ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, तो जो प्रोटीन्स होते हैं दे प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट। फंगाई एंड अदर decomposers break down proteins stored in dead organism to produce nitrogen। अब ये जो dead organisms होते हैं बच्चों, जब इनको फंगाई डिकम्पोज कर रहा होता है, उनके बॉडी से कुछ नाइट्रोजन जो होता है वो भी क्या होता है, रिलीज होता है।
नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन एन एलिमेंटल फॉर्म। नाइट्रोजन जो है वो एनवायरनमेंट में कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, एलिमेंट के फॉर्म में जो है बच्चों वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एंड एज सच इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। This elemental form of nitrogen is converted into combined state। तो ये कॉम्बिनेशन में जा सकता है, आप सिर्फ नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते हो, तो कंबाइंड स्टेट इसका होना चाहिए हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, बाय सर्टेन बैक्टीरिया सो दैट इट कैन बी रेडिली यूज बाय प्लांट्स। इनके साथ जब कॉम्बिनेशन में जाएगा तभी ही वो प्लांट्स के काम आ सकता है। ये है बच्चों हमारा नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल जो है बच्चों वो कैसे काम करता है, हमारा नाइट्रोजन साइकिल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाइट्रोजन फिक्सिंग हमारे बैक्टीरियाज हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ एमोनिफिकेशन का प्रोसेस है, एसिमिलेशन का प्रोसेस है, डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है, जो वापस एटमॉस्फेयर में जाकर इसको वापस क्या करता है बच्चों, रिटर्न एनवायरनमेंट में लेकर आता है हमारे नाइट्रोजन को। तो दैट इज़ हाउ नाइट्रोजन साइकिल वर्क्स। जो डेड बॉडी को डिकम्पोज करता है तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन जो है वो सॉइल्स में आता है। लास्ट जो है बच्चों वो है हमारा ऑक्सीजन साइकिल। These biogeochemical cycle moves through the atmosphere, the lithosphere and the biosphere। अब एटमॉस्फेयर जो है बच्चों वो हमारा गैसेस से भरा हुआ है, हमने पढ़ा था, जिसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भारी मात्रा में ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो ऑक्सीजन साइकिल में मूव्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से होते हुए लिथोस्फीयर लैंड की तरफ जाता है, और बायोस्फीयर यानी हमारे जो लिविंग और नॉन लिविंग जो यहाँ पर रह रहे होते हैं अर्थ के अंदर एनवायरनमेंट में, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचता है। ऑक्सीजन इज एन एबंडेंट एलिमेंट ऑन आवर अर्थ, यानी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो है हमारे लिए क्या अवेलेबल है, ऑक्सीजन जो है बच्चों वो अवेलेबल है। इट इज़ फाउंड इन द एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 21%, यानी ये है इसका रेशियो, कितना अवेलेबल है परसेंटेज में, 21% जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में अवेलेबल है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन कैसे आता है एनवायरनमेंट में, फोटोसिंथेसिस के थ्रू आता है। ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स इनहेल द ऑक्सीजन, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अगेन टेकन अप बाय द प्लांट्स। अब ह्यूमंस और अदर एनिमल्स क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल करते हैं, और यही एक्सहेल किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इनहेल करते हैं। They utilize this carbon dioxide in photosynthesis to produce oxygen and the cycle continues। और इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो है हमारा ऑक्सीजन साइकिल चलते रहता है। आइए बच्चों देखते हैं कैसे ऑक्सीजन साइकिल काम करता है। ऑक्सीजन जो है वो पहले तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम आता है। प्लांट्स क्रिएट ऑक्सीजन विद फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जो है वो अपना जब फूड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन जाता है एटमॉस्फेयर में। एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन। तो जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स है वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, प्लांट्स इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर एक्सहेल करते हैं। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन साइकिल जो है वो बच्चों एनवायरनमेंट में काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है मैन और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप के ऊपर, कि किस तरीके से मैन और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप है, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस जो है वो मैन के ऊपर कितना और कैसे रहा है। मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप इज एज ओल्ड एज एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी उतना ही पुराना रिश्ता है हमारा एनवायरनमेंट से जितना पुराना इंसान का एवोल्यूशन है। जब इंसान को धरती पर भेजा गया था तब से ही एनवायरनमेंट और मैन का रिलेशनशिप है। सिंस द एवोल्यूशन ऑफ मैन द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ प्लानट, जैसे ही आदमी आया तो जितने फिजिकल एलिमेंट्स हैं प्लानट के, सच एज अर्थ, टेरेन, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, फॉर्म्ड मेन्स एनवायरनमेंट, यानी हमने क्या किया है, जितनी नेचुरल चीज़ें थी उसके साथ साथ मैन मेड चीज़ों को भी बताना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग दैट टाइम मैन वॉज टिपिकली अ फिजिकल मैन बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेड वांट्स। लेकिन उस वक्त क्या हो गया,
क्योंकि हमारा नेचुरल, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट जो है बच्चों यहाँ पर बोल रहा है वो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। जब तक हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट में इंसान रह रहा था तब तक उसकी वांट्स और डिमांड्स बहुत कम थी, बहुत ही लिमिटेड थी, तो ज़्यादा चीज़ों की उसको ख्वाहिश नहीं हुआ करती थी। एंड टोटल डिपेंडेंस ऑन नेचर, और पूरी तरीके से नेचर के ऊपर क्या था बच्चों, वो डिपेंडेंट था। Environment has greater impact as man's basic needs are all determined by climate। तो क्लाइमेट के हिसाब से भी क्या होने लगा, एनवायरनमेंट का बहुत ही इम्पैक्ट होने लगा आदमी की ज़रूरतों के ऊपर, जो कि क्लाइमेट की वजह से भी चेंज होता गया। His occupation is found in the region, consequently industrialization is also determined by nature। तो उसका ऑक्यूपेशन जो है वो भी रीजन के हिसाब से चेंज होता गया, डिसाइड किया गया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस आया विच वॉज ऑल्सो डिटरमाइंड बाई नेचर। The availability of resources on this earth is determined by natural forces। जितने भी natural resources available है वो natural forces की वजह से available है, and has tremendous influence on human life and its very existence on planet Earth। और इसका बहुत ही ज़्यादा influence रहा है इंसान के ज़िंदगी के ऊपर, क्योंकि यही natural resources है जिसका use करके हमने क्या किया है, हमने man made environment, cultural environment को बनाया है। In short, human survival is completely dependent on the environment। इसीलिए बोला गया है कि ह्यूमन का, इंसान का जो सर्वाइवल है वो किसके ऊपर है, एनवायरनमेंट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। अगर ये सारे फिजिकल रिसोर्सेज जो है बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो तो हमारा एग्जिस्टेंस, हमारे वजूद का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इंसान का जो रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ वो क्या है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है हमारे नेचुरल या फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर। बच्चे जो आंसर्स मैं इसके अंदर दे रही हूँ थोड़े से शॉर्ट्स में दे रही हूँ, ताकि डिटेल में आप जो भी बुक रेफ़र करना चाहते हो बच्चों वो आप रेफ़र कर सकते हो। मैं बस आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो है वो करने के लिए इस टॉपिक को पढ़ा रही हूँ। अब इसी के साथ साथ मैन्स इन्फ्लुएंस ऑन द एनवायरनमेंट। अब आदमी का क्या इन्फ्लुएंस रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर। इसके पहले जो हमने पढ़ा था बच्चों वो क्या था, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस मैन पर क्या रहा है, अब मैन का इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट पे क्या रहा है। On account of advancing and sophisticated technology, man has become more powerful than in the past। अब जब तक हम एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड थे, जब तक हमारी डिपेंडेंसी फिजिकल रिसोर्सेज के ऊपर थी, हमारे हाथ में उतना पावर नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अवेलेबल हो गई, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी हो गई, तो हमने क्या किया, हमारे हाथ में पावर को दुगना कर दिया। As per the wish of a man, he can change the landscape to his own convenience। तो हमारी विश के हिसाब से हम लैंडस्केप को चेंज करते हैं, जहाँ हम रह रहे हैं। जब चाहिए हमने घर बना लिया, जब चाहिए हमने बंगला बना लिया, जब चाहिए हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी, जब चाहिए हमने ऑफिसेज बना दिए, बैंक्स बना दिए, स्कूल्स बना दिए, कॉलेजेस बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, लैंडस्केप का यूज़ कर रहे हैं। He has almost became a master of nature। ऑलरेडी हम एक मास्टर बन चुके हैं नेचर के, अब हम नेचर को भी क्या करने लगे हैं, एक्सप्लॉइट करने लग गए हैं। In his tries towards so-called progress and growth, every nation is modifying and exploiting the natural environment। क्योंकि इंसान तरक्की की तरफ इतना बढ़ रहा है और इतना ग्रीडी होते जा रहा है उस तरक्की की तरफ, सारे के सारे, सिर्फ हम अपनी कंट्री की बात नहीं करेंगे, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सब मिलकर क्या कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं टू सूट देयर इंडिविजुअल नीड्स एंड ग्रीड, ताकि हम अपनी ज़रूरतें जो है वो क्या कर सके, पूरी कर सके, अपने अंदर का लालच जो है वो हम पूरा कर सके। दिस हैज़ रिजल्टेड इन मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ गई है। तो कैसी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होने लगी है, रैपिड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिसका ज़्यादा क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है। जैसे कि फॉरेस्ट है, फिशरीज़ है, लैंड है, हम इसको उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, इसी के साथ साथ कुछ प्रजातियाँ ऐसी है जिसमें कमी आते जा रही है। कुछ एनिमल्स है, कुछ प्लांट्स है जिनकी स्पीशीज़, जिसको हम प्रजाति बोलते हैं, वो एक्सटिंक्ट होते जा रही है, यानी कि धीरे धीरे कम होते होते गायब होते जा रही है। फास्टर यूज़ ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, जितने एनर्जी रिसोर्सेज है हम उसका कंजम्पशन ऐसे कर रहे हैं जैसे हम खाना खा रहे हो। जितने फटाफट भूख लगी तो हम फास्ट खाना खाते हैं, इस तरीके से आदमी जो है आज क्या कर रहा है, एनर्जी का यूज़ कर रहा है।
Next, it says growth of unplanned infrastructure in coastal areas putting stress on fragile ecosystem. तो coastal areas के आसपास जो है हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, फ्रेजाइल इकोसिस्टम जो है, बेसिकली इकोसिस्टम के ऊपर हमने क्या कर दिया है, एक बड़ा सा स्ट्रेस डाल के रखा है, क्योंकि हम अपने हिसाब से चेंजेस जो है वो लेकर आ रहे हैं. हाई लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस एंड फास्टर पेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशंस जो है वो और ज़्यादा हमने बढ़ा दिया है, उसी के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग जो है, राइज इन द टेम्परेचर हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज रिडिकुलसली. Use of chemicals for increasing the food production on the earth but in the process causing major health risk, environmental contamination. अब इसी के साथ साथ फूड प्रोडक्शन में केमिकल का यूज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ पर भी इंसान जो है वो आज क्या कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करके बड़े बड़े हेल्थ रिस्क ले रहा है, एनवायरनमेंट को कंटामिनेट कर रहा है, ख़राब कर रहा है पूरी तरीके से. इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉजिंग अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ वाटर, सॉइल एंड एयर पोल्यूशन. इसी के साथ साथ क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है, तो हम वाटर, सॉइल और एयर को भी क्या कर रहे हैं, पल्यूट किए जा रहे हैं. डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की क्वालिटी ख़राब होते जा रही है. लास्ट है हमारा डिफॉरेस्टेशन. तो हम अपने मतलब के लिए, अपने रहने के लिए फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ जाकर अपना घर बना रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन को बढ़ा रहे हैं. तो ये सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं जो हमने ही क्रिएट किए हैं अपने ही नीड और ग्रीड को पूरा करने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़. अब ये एनवायरमेंटल स्टडी का स्कोप क्या है, क्या ज़रूरत है हमको इसकी स्टडी करने की, या एनवायरमेंटल स्टडी का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है. तो सबसे पहली चीज़ जो हमको बोलता है, डेवलपिंग एन अवेयरनेस अबाउट दी टोटल एनवायरनमेंट एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम. इंसानों के अंदर क्योंकि आज इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमको लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि आज अगर आपने एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया, तो कल आपके पास और आपकी फ्यूचर जनरेशन के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी जो नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे. मोटिवेटिंग पीपल फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट. इसी के साथ साथ लोगों को मोटिवेट करो, आगे बढ़ावा दो, उनको एनकरेज करो कि भाई तुम भी आओ, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्टिसिपेट करो. डेवलपिंग स्किल्स फॉर एक्टिव आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन फॉर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. इसी के साथ साथ लोगों को ट्रेनिंग दो, उनको समझाओ, ऐसी स्किल्स डेवलप करो कि आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाओ, आप ध्यान में रखो इस चीज़ को कि आप एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे हो, एनवायरनमेंट को बचा रहे हो. जैसे अभी जो है बच्चों हम देखते हैं बहुत सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आने लग गए. क्यों आने लग गए, क्योंकि हम एनवायरनमेंट को किसी तरीके से हार्म ना करें. तो लोगों के अंदर जब अवेयरनेस क्रिएट करोगे तो वो अपने एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे. इम्बाइब एंड इनकलकेट द नेसेसिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और हमको लोगों को बताने की ज़रूरत है, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, इम्बाइब करते हैं मॉरल वैल्यूज़, प्रिंसिपल, सही और गलत के बीच का फ़र्क समझाते हैं अपने घर के छोटे बच्चों को, उसी तरीके से हमके जो हमारे कंट्री के लोग हैं बच्चों, हमको उसको भी समझाना, उनको सबको समझाना बहुत ज़रूरी है. क्या ज़रूरी है बच्चों, उनको समझाना कि आप भी अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करो, प्रिजर्व करो, सेव करके रखो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए. Evaluation of environmental programs in terms of social, economic, ecological and aesthetic factors. इसी के साथ साथ जितने भी environmental programs होते हैं, चाहे इकोनॉमी के लिए हो, सोशल प्रोग्राम्स हो, कल्चरल प्रोग्राम्स हो, इन सब में उसका इवैल्यूएशन होना, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप सोसाइटी में सही मैसेज दे रहे हो एक प्रोग्राम के ज़रिए या नहीं. Scope of environmental study is very wide and it deals with areas like conservation of natural resources. अब environmental study का जो scope है, जो reach है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, wide है, क्योंकि कौन से areas से deal करता है, वो natural resources को conserve करके रखने के लिए बोलता है, preserve करने के लिए बोलता है, ecological aspects बोलता है, जो ecosystem के बारे में हमने पढ़ा है कि क्यों एक equilibrium, एक balance होना बहुत ज़रूरी है. pollution के बारे में हमने पढ़ा है, जो कि surrounding natural resources, जो कि हमारा एयर, वाटर, नॉइज़ पोल्यूशन कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है. पोल्यूशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है. इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द एनवायरनमेंट. अब जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगा बच्चों, तो लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ेगी,
जब लोगों की ज़रूरतें बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे। जैसे पॉपुलेशन बढ़ गया तो घरों की ज़रूरत पड़ेगी, घर की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, रहने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम फॉरेस्ट को काट के डिफॉरेस्टेशन बढ़ाकर वहाँ जाकर रहना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस है हमारे एनवायरनमेंट में, हम उसको क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों एनवायरमेंटल स्टडी की अवेयरनेस जो है, चाहे आप पढ़े लिखे ही क्यों ना रहो या चाहे आप कम पढ़े लिखे रहो, हमको अवेयरनेस दोनों ही लोगों के अंदर क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। समझे बच्चों? तो ये था हमारा एनवायरमेंटल स्टडी का स्कोप। बच्चों, आपको कोई भी क्वेरीज होगी, कोई क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना होगा, तो ये मेरा ईमेल आईडी जो है वो ऑलरेडी मेंशन है आपके सामने। इसी के साथ साथ बच्चों, हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है। ऑल थैंक्स टू यू ऑल, आपके सपोर्ट से जो है हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और उसी के साथ साथ क्योंकि मुझे आपने ही एनकरेज किया है, मोटिवेट किया है, इसलिए मैं अपने और लेक्चर्स को भी अपलोड कर रही हूँ। तो ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट जो है बच्चों वो मेरे लिए और इस चैनल के लिए बनाए रखिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहो। स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।